ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, यहाँ पर हम आज बात करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, 11th क्लास में भी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा है था, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे पहले बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको इस टॉपिक के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम करने जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आपको एटलीस्ट जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से आती हो। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न केमिस्ट्री, यानी जिसमें हम क्वांटम नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, वन SSP SP STP, ऐसा ना। तो जिन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें आनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तो इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि जो आपका मेटल एटम होता है और जो मेटल आयन होता है, वो लिगैंड्स की प्रेजेंस में क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। हाइब्रिडाइजेशन बनाता है उसका जो सेंट्रल मेटल एटम है, यानी जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है, वो क्या करेगा, वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकता है। और हमें पता है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो टेट्राहेड्रल शेप होती है, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो स्क्वायर प्लेनर होती है, sp3d होती है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 और d2sp3 होता है तो ऑक्टाहीड्रल। अब यहाँ पर आप दो देख रहे होंगे, एक होता है sp3d2 और एक होता है d2sp3। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब हमारी बुक में क्या किया गया है, इसमें साफ साफ लिखा गया है, इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसका मतलब, अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर पता है, हमें पता है कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या फिर हमें उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, तो हम उसकी शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनिया यहाँ पे है, तो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल है तो हम लिखेंगे हेक्सा अमाइन। फिर मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको मेटल के नाम में ही रखते हैं, मतलब इसका नाम हो जाएगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन। तो अगर हम कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कोबाल्ट की होती है आर्गन 4s2 3d7। और कोबाल्ट, क्योंकि अमोनिया क्या है हमारा न्यूट्रल लिगैंड है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3। अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 4s में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्योंकि आउटर ऑर्बिटल निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 3d6। अब हमें मान लीजिए मैग्नेटिक बिहेवियर पता है, हमें पता है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। और अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। डायमैग्नेटिक है तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दूं तो दो मेरे पास जो डी ऑर्बिटल है बेटा वो खाली रह जाएंगे, एंड दीज 2d ऑर्बिटल विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल जाएंगे, 2d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। दे विल अंडरगो दी हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, d2sp3। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो बेटा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो बेटा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज करेंगे कि मिनिमम रिपल्शन हो, तो आंसर इज ऑक्टाहीड्रल। तो कॉम्प्लेक्स की जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहीड्रल। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक था, तो हम ये कह सकते हैं सर कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, और क्योंकि ये अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, n-1d 3d वाला ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम इनर ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे तो वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, चाहे उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, अगर इनर ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन, है ना, तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन बताओ, शेप बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, और इज इट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर।